गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा अवर चेंजिंग अर्थ इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ओके, अब जैसे मिस्टेकली मैंने जो आपका प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आपको करा वो आपको हमने चैप्टर नंबर 4 करवा दिया। उसमें हमने एक्सटर्नल मूवमेंट्स के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम इंटरनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के सरफेस के अंदर जो इंटरनल मूवमेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से क्या चेंज आता है। अब जो एक्सटर्नल मूवमेंट होते थे तो उसमें हमने देखा कि एक्सटर्नल मूवमेंट जैसे लाइक अर्थक्वेक है तो वो सडन मूवमेंट्स होते थे और उसमें चेंजेस ड्रास्टिकली हो सकते हैं। मीन्स आप यू बोल सकते हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो वो तबाही मचा के जाता है, तो उसमें हमारे जो अर्थ का फॉर्म है वो चेंज हो सकता है। ओके, सडन अर्थक्वेक आता है और हमारे जो आसपास की सराउंडिंग्स उसको चेंज कर सकता है। कहीं पे दरार पड़ सकती है ड्यू टू द अर्थक्वेक किसी सरफेस पे। और पर लेकिन जो हमारे इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ओके, अर्थ कुछ चेंज होने में, इसमें कोई भी चेंज आता है तो करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं चेंज होने में। अब वो कैसे चेंज होते हैं वो भी पढ़ेंगे, पर लेकिन जैसे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपके सबसे पहली जो फर्स्ट पेज है उसी पे आपको 4 इमेजेस दिखेंगे। ओके, इन 4 इमेजेस में दिखाया गया कि 225 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ कैसी थी, फिर 150 मिलियन ईयर्स बाद कैसी थी, फिर 65 मिलियन ईयर्स अगो कैसी थी एंड प्रेजेंट डे आज वो कैसी है। ओके, आज जो हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रह रहे हैं लाइक यूरोप। ओके, हमने क्लास 6 में हमने ऐसे ही हमने पढ़ रखा है अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ओके, ज्योग्राफी का ही था वो, सेकेंड या फोर्थ चैप्टर था जिसमें हमने यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। हम जिस कॉन्टिनेंट में निवास करते हैं रहते हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट है। ओके, अब जो पहले एक समय ऐसा था आज से 225 मिलियन ईयर्स पहले, ये कॉन्टिनेंट्स लगभग एक ही जगह सैचुरेटेड थे, यानी एक ही जगह मिले हुए थे, अलग नहीं थे, सेपरेटेड नहीं थे। ओके, तो इसकी हम इमेजेस अब देखना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों ये देखिए, सबसे पहले इमेज है, ये साइंटिस्ट द्वारा स्टडी करने के आधार पर इन इमेजेस को बताया जा रहा है। उन्होंने बहुत सालों स्टडी की है। जिस साइंटिस्ट ने स्टडी की थी उनका नाम था एल्फ्रेड वैगनर। जो उन्होंने 1915 में अपनी ये थ्योरी दी थी मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ओके, अब ये सबसे पहले इमेज है 225 बिलियन ईयर्स अगो। अब इससे पहले मैं आपको इसके प्रेजेंट डे की इमेजेस दिखाता हूँ तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ओके, ये अपने पहले में सबसे पहले 225 मिलियन ईयर्स अगो कैसा था हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर, शेप। आज के मौजूदा दिन में देखिए कैसे हैं। ओके, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है बच्चों। ओके, ये एशियन कॉन्टिनेंट्स है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका है। ओके, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। ओके, तो देखिए ये सेपरेटेड है वाटर्स। अब हम वापस उसी इमेज पे जाते हैं, देखिए कितना अलग है। ओके, अब ये है 225 मिलियन ईयर्स। अब यहाँ देखिए 150 मिलियन ईयर्स को देखिए यहाँ पे जो ये आज के प्रेजेंट डे में जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका, और जो ये वाला पोर्शन है ना बच्चों ये हमारा अफ्रीका है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। पर देखिए पहले इनका फॉर्मेशन कैसा था। अब जो एशिया है, यूरोप है, ये तो पूरे एक जैसे मिले हुए हैं। ओके, पर लेकिन इसमें भी चेंजेस हैं। ओके, अब 65 मिलियन ईयर्स को कुछ इस टाइप का शेप बना, देखिए जिसमें ये इससे अलग हो गया है। ये तो पहले अलग हो ही चुके थे, अंटार्कटिका थोड़ा ऊपर था, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा इस तरफ ड्रिफ्ट हो गया है। ओके, और अभी भी यूरोप और एशिया मिले हुए हैं। ओके, अफ्रीका अलग हो चुका है। अब आज के प्रेजेंट डे में देखिए आपको दिखा चेंजेस। पहले देखिए यहाँ पे ये एक नहीं थे, अब देखिए यहाँ पे ये एक हो गए। ठीक है, ओके, अब यूरोप जो है वो अलग है, पर लेकिन यहाँ पे एक पर्वतशालाएं हैं। ओके, जिसको यूरेशिया वो रीजन कहा जाता है। ओके, आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए इमेजेस, अफ्रीका पूरी तरीके से अलग हो चुका था, पर लेकिन अफ्रीका अब इसमें एक सुएज कैनाल के थ्रू एक छल के से यहाँ पे एरिया से जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखिए इंडिया को कोई स्पेसिफिक या एशिया को कोई स्पेसिफिक मैप नहीं दिख रहा है, पर लेकिन यहाँ पे आप देखिए। ओके, यहाँ पर ये वाला रीजन है हमारा एशियन रीजन है।
ओके, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। अब ये चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस के बिलो कुछ मोमेंट्स होते हैं। अब ये मोमेंट्स किन की वजह से होते हैं? तो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने मैग्मा, लावा, जो जब मैग्मा ब्रस्ट होकर बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो लेकिन धरती के नीचे जो हमारे मेंटल लेयर में है वो हमारा मैग्मा है, और ये मैग्मा जो है अर्थ सरफेस के नीचे बहुत प्रेशर से अर्थ की तरफ ऊपर आने की कोशिश करता है, और ये मैग्मा जो मूव करता है ना, उसकी वजह से ये ड्रिफ्ट होता है। इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जब कोई चीज़ खसकना स्टार्ट हो जाती है उसको हम ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। सिंस यहाँ पे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट में, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, अब हम इस चैप्टर को पूरा स्टैटिकली पूरा पढ़ते हैं। ओके, अर्थ हैज नेवर बीन स्टैटिक। अर्थ कभी भी स्टैटिक यानी एक जैसा कभी भी नहीं था। द प्लैनेट दैट वी सी टुडे इज द रिजल्ट ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ जियोलॉजिकल चेंज। जियोलॉजिकल चेंज का मतलब जो चेंजेस जो अर्थ में आते हैं ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट्स और ड्यू टू द अर्थ फिनोमिना रिलेटेड मूवमेंट्स आर नोन एज जियोलॉजिकल चेंजेस। इनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और मिलियंस यानी अरबों साल लगे हैं। ओके, साइंटिस्ट यहाँ पे मिलियन मैंने 225 बोला है इसलिए इसको अरबों साल बोला। अगर हम 5 मिलियन बोलते तो ज़्यादा नहीं होता, पर लेकिन सिंस इट इज़ द चेंजेस ओवर 225 मिलियन इसलिए मैं इसको करोड़ों अरबों साल कह रहा हूँ। ओके, साइंटिस्ट हैव बीन वर्किंग फॉर डेकेड्स टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस चेंजेस अकर। साइंटिस्टों ने सेंचुरीज डेकेड्स तक स्टडी की कि चेंजेस अकर हुए तो हुए कैसे। Okay, the most popularly accepted theory on the movement of continents came in 1915. सबसे मोस्ट पॉपुलर और ऐसी थ्योरी जिसको कि साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट भी किया वो आई साल 1915 1915 में। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिस्ट थे। ओके, मेट्रोलॉजिस्ट ऐसा पर्सन जो कि वेदर से रिलेटेड स्टडी करता है, और जियोफिजिस्ट ऐसा पर्सन जो कि अर्थ में जो भी जियोलॉजिकल घटनाएं होती है उनके बारे में स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं जियोफिजिस्ट। यानी अर्थ रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है उसको जो स्टडी करता है उसको हम जियोफिजिस्ट कहते हैं। ओके, अब उन्होंने एक थियोरी दी that he proposed that million of years ago there was a super continent called Pangaea. Okay, उन्होंने एक थ्योरी दी कि आज से 225 मिलियन ईयर्स पहले एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको कि सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था बिकॉज इट वॉज नॉट ब्रोकन इनटू डिफरेंट पीसेस। जैसे कि हमने 225 मिलियन ईयर्स अगो वाली इमेजेस देखी थी, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट वॉज एक्यूमुलेटेड एट अ सेम प्लेस। उस सुपर कॉन्टिनेंट को उनको नाम दिया उन्होंने पैंगिया, जो कि बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सॉरी टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट, जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ। पैनगिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड। ओके, अब वैगनर ने पैनगिया जो थ्योरी दी उसमें उन्होंने कहा, वैंगर सेड दैट पैनगिया ब्रोक इनटू पीसेस ड्यू टू द सम इंटरनल प्रेशर एंड द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये सब क्यों हुआ? तो उन्होंने ये दिया कि अर्थ सरफेस के नीचे जो मूवमेंट्स होता है उसकी वजह से, और अर्थ सरफेस है, अर्थ बैड है, उसके नीचे कुछ प्लेट्स है जिन पे हमारे कॉन्टिनेंट्स टिका हुआ है, जिसको कि प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है, जिसपे कि पूरे अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट्स है या वाटर बॉडीज है वो किसके सहारे, किनके ऊपर स्थित है? इन प्लेट के ऊपर। ओके, अब दिस pieces of land started drifting away from each other। ये जो है प्लेट, ये जो लैंड है, पीसेस ऑफ लैंड, ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, एक दूसरे से एक्यूमुलेट नहीं, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो गया। ओके, किसकी वजह से? ड्यू टू द अर्थ इंटरनल फोर्स। आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में क्या है। The big land masses became continents and the water accumulated between this land masses formed ocean which we see today। अब जो बड़े बड़े लैंड मास जो अलग हो गए थे, लैंड मासेस अलग हो गए थे, उनको हम कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं आज के मौजूदा मॉडर्न डे में, और इनके बीच में जब पानी एक्यूमुलेट हो गया था उसको हम ओशंस के नाम से जानते हैं, जो कि हम आज के तौर पे स्टडी करते हैं। ओके, अब हम ये जानेंगे कि वाई इन सब थ्योरी को क्यों इतना
प्रबल माना जाता है। तो वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था जब मैंने 150 मिलियन ईयर्स वाली आपको इमेजेस दिखाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था, देखिए कि जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो आपस में मिले हुए हैं। ओके, तो इस पर लेकिन आज की मौजूदा दुनिया में उनके बीच में एक ओशन है। तो ये कहीं ना कहीं ये फैक्ट बताता है कि हाँ, ये जो थ्योरी दी है इन्होंने, अल्फ्रेड वेंगमैन ने, ये सही थी और ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर होते गए, एक दूसरे से ये ड्रिफ्ट होते गए, जिसको कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया गया। ओके, अब हम इसके लिए आपको एक डिटेल इमेज यहाँ पे देख लेना। वैसे तो आपकी बुक में है और वीडियो में भी मैंने 150 मिलियन ईयर्स अगो वाली जो इमेज है मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स वाली जो मैंने दिखाई थी, उसको एक बार देख लेना। वहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया है कि साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है, देखिए आपस में जुड़े हुए हैं। उसी इमेज को यहाँ पे ब्रॉड किया गया है। देखिए ये का अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिका। एक समय ऐसा था जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पर लेकिन आज के दौर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओशन है। ये इतने पास नहीं है, बहुत दूर है, बीच में एक ओशन है, महासागर है। Now if you examine the shape of the continents closely, you will notice that the western coastline of Africa and eastern coastline of South America fits together as if they were two pieces of huge jigsaw puzzle. अब हम अगर मैं इसको देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बात हो रही है हमारे वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ अफ्रीका, ये वेस्टर्न पोर्शन है, और जो ये वाला पोर्शन है ये ईस्टर्न कोस्टलाइन है हमारे साउथ अमेरिका। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एज ए पीस ऑफ पजल। अब इसी चीज़ को जब आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा अलग है, दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं। ओके, you can also cut out the continents from the world map and see for yourself that some parts of the lands closely fit into the other. अगर आप इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक उसमें देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड मैप लीजिए, उसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मिला के देखिए तो लगभग ऐसी ही इमेज बनेगी जो कि 150 मिलियन 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले के मैप में थी। द स्प्लिटिंग ऑफ ह्यूज लैंड मास इनटू 7 बिग कॉन्टिनेंट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, इन सबूतों की वजह से ये जो अल्फ्रेड वेंगर की जो थ्योरी थी इसको एक्सेप्ट किया गया और इस पूरी थ्योरी को फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नाम दिया गया, जिसमें कॉन्टिनेंट जो है आपस में एक दूसरे से दूर होते गए। ओके, अब सवाल ये उठता है दैट व्हाई डिड दिस कॉन्टिनेंट ब्रेक अप एंड ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, कि कॉन्टिनेंट्स आपस में टूटे क्यों और ये एक दूसरे की से अलग क्यों हुए। हो सकता है ना कि मोमेंट ऐसा भी हो कि ये आपस में और मिल जाने चाहिए थे, पर लेकिन ये आपस में दूर क्यों गए, आपस में कॉन्टिनेंट्स टूट कैसे गए। क्योंकि एक समय ऐसा था 225 मिलियन ईयर्स अगो, तब तो बिल्कुल ही जुड़े हुए थे, ये आपस में टूटे कैसे, कि ये क्वेश्चन अराइज होता है। द हीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मेक्स द मैग्मा राइज टूवर्ड्स द सरफेस। The heat from the center of the earth makes the magma rise towards the surface. अब जो हीट होती है मैग्मा की, वो हमेशा जो मोमेंट्स रहता है मैग्मा का हीट की वजह से, हमेशा जो है मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करता है। वो आपको मैं थोड़ी देर से इमेज में आपको समझा दूंगा। ऑन द सरफेस द मैग्मा इज कंपेरेटिवली कूल, पर लेकिन जैसे जैसे ऊपर आता है ना तो क्या होता है, मैग्मा जो है वो उसकी जो हीट होती है, उसका टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जब वो नीचे रहता है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा है कि जितना आप नीचे अर्थ के जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें हीट बढ़ती जाएगी और जितना ऊपर आता होगा उतना टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता जाता है। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ मैग्मा लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विच रिजल्ट इन द चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये जो मूवमेंट होता है बार बार, इस वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स आपस में ड्रिफ्ट हुए। तो इसके लिए हम इस इमेज से बहुत इजीली आप समझ पाओगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो बच्चों ये हमारी प्लेट हो गई। ओके, अब ये मैग्मा है जो कि पूरी फोर्स के साथ ऊपर की तरफ आता है, बट लेकिन हमेशा ये नहीं होता है कि हर जगह ये वोल्केनो इरप्ट करता है। ये ऊपर आता है फोर्स की वजह से, हमारे प्लेट पे टकराता है और प्लेट पे टकराने का सिंस इसको कोई जगह नहीं मिलती है, तो क्या होता है, मैग्मा या तो इस तरफ लौट के वापस एक्यूमुलेट हो जाता है या फिर ऐसे ऊपर चढ़ता है तो वापस से नीचे ऊपर जाके वापस से नीचे होके ऐसे। तो ये ना मूवमेंट जैसे कंटिन्यूस होते रहते हैं, कंटिन्यूस होते रहेंगे। अब एक दिन होगा मूवमेंट, 2 दिन होगा मूवमेंट, इसको कुछ नहीं होगा,
पर लेकिन ऐसा मूवमेंट अगर करोड़ों साल तक ऐसा रोज होता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये प्लेट आपस में अलग होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपस में टूटना। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप इस प्लेट को देखेंगे, मैं आपको पेन से ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये एक ज़माने में ऐसी होगी, पर लेकिन ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ मैग्मा टू द प्लेट्स, अब देखिए प्लेट से यहाँ से नैरो हो गई हैं और ये टूटना स्टार्ट हो गई, ये अलग होना स्टार्ट हो गई। तो इसी टाइप के मूवमेंट की वजह से आप पहले तो कॉन्टिनेंट आपस में ब्रेक हुए और फिर इस वाले मूवमेंट से बार बार जो ये ऊपर गए फिर नीचे आए, ये ऐसे करते करते इन प्लेट्स को आपस में दूर लेते गए और इस वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो गए। ओके, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक। ये तो हमने पढ़ लिया इंटरनल मूवमेंट्स की इस टाइप का इंटरनल मूवमेंट होता है और इस वजह से हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं इंटरनल मूवमेंट्स, और इंटरनल मूवमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ मैग्मा। ओके, इंटरनल मूवमेंट जितना भी होता है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैग्मा की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक, जो कि हम प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं ना बच्चों, अभी मैंने आपको प्लेट की इमेज दिखाई, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। The lithosphere consists a number of plates called the lithospheric plates or the tectonic plates। अब जो ये हमारा लिथोस्फीयर है जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे पेड़ पौधे मिट्टी के ये सब चीज़ें हैं, रॉकी सरफेस जो है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, तो जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं रह रहे हैं वो जो है नंबर ऑफ प्लेट्स से बना गया, जिसको कि हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं या फिर टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। अब जो वर्ड टेक्टोनिक जो आया है ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में टेक्टोनिक का मतलब होता है रूट, ग्रीक रूट से आया जिसका मतलब होता है टेक्टोनिक का मतलब बनाना, बिल्ड करना। ए प्लेट इज ए जियोलॉजिकल टर्म, इज अ लार्ज रिजिड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। प्लेट जो है वैसे प्लेट नहीं, हमारे घरों में जो प्लेट होती है वाली नहीं है, एक जियोलॉजिकल टर्म है। बेसिकली एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला होती है, हम शिलाएँ बोलते हैं ना, चट्टाने टाइप, ऐसी बहुत बड़ी रिजिड स्लैब है सॉलिड रॉक की, मूविंग ऑन मोल्टन मैग्मा। द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ कॉजेज द टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव स्लोली। अब क्या होता है कि वहाँ पे ये हल्के फुल्के मूवमेंट्स होते रहते हैं ड्यू टू द जो मैग्मा जो स्ट्राइक करता है, बट लेकिन सिंस दे आर वेरी लार्ज तो हमें ये एहसास नहीं होता है, बट लेकिन ये सर्कुलर मूवमेंट चलता रहता है ड्यू टू द, मैंने अभी जो इमेज दिखाई थी, ड्यू टू द मोल्टन मैग्मा जो कि इनसाइड में इन टेक्टोनिक प्लेट को बहुत ही स्लोली मूव करता है। और ये मूवमेंट हमें कब ऐसा होता है? अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में हमें इसके बारे में पता चलता है कि मूवमेंट हुआ है। एट प्रेजेंट टाइम हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये मूवमेंट्स बहुत स्लो होता है, ओके, पर लेकिन कंटिन्यूस मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्मा। दिस प्लेट स्टैंड्स टू मूव अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। हर साल कुछ फ्यू मिलीमीटर्स, है ना, मिलीमीटर्स आपने स्केल में जो सबसे छोटा एक डिस्टेंस होता है ना, 1 सेंटीमीटर से भी 0 से 0.1 इतना मिलीमीटर्स, कुछ मिलीमीटर्स मूव होते हैं, ओके, ज़्यादा नहीं होते हैं हर साल। अब ये जब बहुत सालों तक कंटिन्यूस ये थोड़ा जो मिलीमीटर जब मूव होता है तब हमें एक एक्चुअल लार्ज मूवमेंट दिखता है। एक्चुअली मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस थ्योरी इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक, ओके, और इसी थ्योरी को हम प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बोलते हैं। और जो ये प्लेट जो मूव होते हैं ये हमारे अर्थ के सरफेसेस में चेंज लेकर आता है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं अर्थ सरफेस पे, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अबाउट द अर्थक्वेक, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक जो क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से ही होता है, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।